देरी ना करते हुए आइए जल्दी से अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो भैया हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास विषय को। क्या पढ़ रहे हैं भैया? इतिहास विषय की एनसीईआरटी को। और तो और भैया कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी को हम लोग पढ़ रहे हैं। समझ में आई बात? और भैया 12वीं की एनसीईआरटी का पहला टॉपिक, पहला चैप्टर, पहला अध्याय जो है हम लोग आज शुरू करेंगे और अच्छे तरीके से समाप्त भी करेंगे। तथा आज की ही चर्चा में मैं आप सभी को बहुत सारी रणनीतियों के विषय में भी बताने वाला हूं। अगर आप उन रणनीतियों को फॉलो कर लेते हो तो आपका जो है किस्मत चमक जाएगा। आपकी तैयारी जो है और शानदार हो जाएगी। आपकी तैयारी जो है और अच्छी और बेहतर हो जाएगी। तो भैया चर्चा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब चर्चा महत्वपूर्ण हो तो ऐसे में आप सभी का फर्ज और आप सभी का कर्तव्य दोनों का दोनों बनता है कि चर्चा को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए। और मैंने आप सभी से वादा किया है और यह संस्था जब जब आपसे कोई वायदा करती है तो उसको जरूर से जरूर निभाती है। वह वादा यह है कि अगर आप चैनल को अपना प्यार दुलार दे देते हो, अगर इस चैनल को आप अपना मान लेते हो और शेयर करते हो इसे बहुत सारे लोगों तक, तो यकीन मानना साथियों, आप जो भी बैच कहोगे एक एक से ब्रांड शिक्षकों के द्वारा जो है वह बैच आपको निःशुल्क दे दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको चैनल के प्रति अपना प्यार दुलार बरसाना होगा और इसे जो है शेयर करना होगा लाखों लाखों लोगों तक। समझ में आई बात? तो भैया आइए जो है शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी से कहा कि हम लोग जो है इतिहास विषय की एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। और तो और बच्चा हम लोग जो है क्लास 12th की एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी को हम लोग पढ़ रहे हैं। और यह एनसीईआरटी 3 भागों में आपको देखने को मिलेगी। फिर से सुन लो एक बार, जब आप कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो आपको 3 पुस्तकें पढ़नी होंगी। जी हां दोस्तों, आप सभी ने सही सुना, आपको 3 पुस्तकें पढ़नी होंगी। वह तीनों पुस्तकें कौन कौन सी होने वाली है मैं अभी जो है आगे उसकी चर्चा करने वाला हूं। तो भैया पहले अध्याय में जो है हमें क्या पढ़ना है बाबू? ईंटा के विषय में पढ़ना है। और क्या पढ़ना है बाबू? मनका। यहां जो है उसी ईंटे के विषय में बात कही जा रही है जिस ईंटे से आप जो है पके पके आम तोड़ते हो। समझ में आई बात भैया? और यहां जो है मनके की बात की जा रही है। मनका यानी कि माला, मनका यानी कि हार। आप सभी जो है गाना सुनते होंगे, मुझे नौलखा दिला दे, है ना? तो भैया उसी मनके की बात कही जा रही है। यहां आप अगर पिक दिख रही हो भैया तो यहां देखोगे तो ये जो बाबू साहब है, ये जो है माला पहने हुए हैं। मन का कीमती पत्थर जो है जड़ा हुआ है और उसी का जो है ये माला पहने हैं। और ई लाली को अगर आप देखोगे तो हालांकि ई लाली जो है अभी माला वगैरह तो नहीं पहनी है, लेकिन भैया आप यहां देखोगे तो कीमती जो पत्थर वगैरह है उसका जो है ये माथ बेंदी टाइप का कुछ पहनी हुई है। और आप देख सकते हो किस तरीके से जो है इसका मुकुट वगैरह बनाया गया है, बढ़िया से अच्छे से सजा सजा के जो है चीजों को दिखाया गया है। और ये जो है इच्छाधारी भैंसा आपको दिख रहा होगा। इच्छाधारी जो भैंसा है भैया, इहो जो है अपने गटई में जो है अपने गला में जो है बहुत सारा कुछ पहने हुए है। तो भैया ई हो गई मनका की बात। और ईंटा आपको जो है यहाँ महल वगैरह दिख रहा होगा। महल छोड़ो, इनके टाइम महल वगैरह नहीं होता था। हालांकि कुछ इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है कि भैया ये महल रहा होगा।
लेकिन फिर उसमें से दूसर का इतिहासकार कहता है, अरे बाबू, मान लो ये महल है, अच्छी बात है, लेकिन महल में भैया महल टाइप का चीज भी तो मिलना चाहिए, और वो चीज मिला ही नहीं, तो कैसे महल मान लोगे? तो समझ लो भैया, ये जो घर द्वार बना है किसका बना है? ईटवा का बना है, ईटा का बना है। और ईटा से आप सभी ने बहुत सारा जो है का किया है भैया, आम को तोड़ा है। याद करो जब पड़ोसी का जो आम का बगिया है उसमें आप दोपहरिया में गए और ईंटा फेंके, दो चार आम गिरा, आप सभी जो है अच्छे से खाए पिए, उसके बाद फिर चल दिए। समझ में आई बात? और भैया और का पढ़ना है? हड्डियों के विषय में पढ़ना है, कंकाल के विषय में पढ़ना है, यानी कि हम लोग जो कब्र वगैरह हैं उनके विषय में भी अध्ययन करने वाले हैं। अभी रणनीति के तहत मैं बहुत सारी बातों को बताऊंगा, और अगर बिंदुवार तरीके से उन रणनीतियों को आप फॉलो करते चले गए बच्चा, तो आपका जो है कल्याण हो जाएगा। और आप सभी चाहे जिस भी बच्चे से पूछ लेना, चाहे वो ऑफलाइन का बच्चा हो, चाहे वो हो अन्य डिपार्टमेंट का बच्चा हो, जिस किसी ने भी मुझसे पढ़ा है वह मेरी रणनीतियों की सराहना जरूर करता है। और जिन जिन लोगों ने मेरी रणनीति को जो है हल्के में लिया, वह आज पछता रहे हैं। समझ में आई बात? तो जिस तरीके से मैं रणनीति बता देता हूं, वह अपने आप में ही जो है ब्रह्मास्त्र का काम करती है भैया। तो इसलिए जो है आप इन चीजों को जरूर देखते रहना। और भैया ईंटा कहाँ के विषय में पढ़ना है, कहाँ का ईंटा पढ़ना है, कहाँ का मन का पढ़ना है, कहाँ का हड्डी पढ़ना है? तो भैया हमें हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, किसके अंतर्गत भैया? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमें ईंटों को पढ़ना है, हमें मनकों के विषय में पढ़ना है, हमें हड्डियों के विषय में पढ़ना है। तो जैसे ये लोग जो है ताक रहे हैं कि जल्दी से आगे चर्चा को बढ़ाओ, उसी तरीके से जो है आप सब भी ताक रहे होंगे कि मास्टर जो है यहीं पर अटका हुआ है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो भैया आगे बढ़ चले। और भैया बगल में जो है एक आदमी आपको दिखता होगा हंसता मुस्कुराता, भैया इसकी जो मंद मंद मुस्कुराहट है, कम से कम इस मुस्कुराहट की लाज तो रखो। आप सभी चैनल को शेयर नहीं कर रहे हो, वीडियो को ज्यादा देख नहीं रहे हो, ऐसे में भैया कैसे मजा आएगा? इतनी गर्मी में भैया तप तप के आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और आप सभी जो है वीडियो को देखे हैं, पता नहीं कैसे पढ़ाता होगा, स्किप करके भाग लेते हो। ये ऐसे नहीं चलेगा बाबू, आपको जो है वीडियो शुरू से अंत तक देखना होगा। जो भी कमियां होंगी आप जो है निश्चिंत बताते चलिएगा भैया, सुधार कर दिया जाएगा। समझ में आई बात? आगे बढ़ चलते हैं भैया। तो आप सभी अगर अभी भी आप सभी ने शेयर नहीं किया है भैया, तो तुरंत शेयर कर डालो, अपने बाबू सोना, अपने यार दोस्त वगैरह को भी यह क्लास शेयर कर दो, अगर वह भी कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहा है तो। आगे बढ़ते हैं। तो भैया जैसा कि मैंने बताया कि जब आप क्लास 12th की एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो आपको एक नहीं 3 किताब पढ़नी पड़ेंगी। कितना भैया? 3 किताबों को पढ़ना पड़ेगा। तो भैया उन तीनों किताबों का दृश्य जो है आपको यहां दिख जाएगा। क्या होगा बाबू? यहां दिख जाएगा। तो इन्हीं 3 किताबों को जो है हमें क्लास 12th के अंतर्गत, कक्षा 12 के अंतर्गत पढ़ना है। भैया नाम क्या क्या है इनका? तो आप देखोगे भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, और यहाँ भैया भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। तो कक्षा 12वीं में हमें इन 3 किताबों को पढ़ना पड़ता है। और भैया ये देखोगे तो ये वाली जो पहली पुस्तक है
भाग 1 जो है यह प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंध रखती है। और तो और भैया ये जो दूसरी किताब आपको दिख रही है, भाग 2 दिख रहा है, यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंध रखता है। और भैया ये जो भाग 3 आपको दिख रहा है, यह आपका आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंध रखता है। तो इन्हीं 3 किताबों को जो है हम लोगों को पढ़ना है। समझ में आई बात भैया? और इन तीनों किताबों को अगर आप देखोगे तो आप क्लास 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी को उठा के देख लो, आप देखोगे तो सारी बातें जो है आपको जस का तस जो है रिपीट होते हुए दिखाई देंगी। तो ऐसे में जिन क्षेत्रों में, जिन विषय बिंदुओं पर हमने क्लास 6 के एनसीईआरटी में चर्चा कर लिया था, उनको जो है मैं इन चर्चाओं के दौरान, इन किताबों को पढ़ाते समय, इन टॉपिकों को पढ़ाते समय मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा। आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा। आप इन चर्चाओं को देखना, मेरे द्वारा बनाई गई रणनीति को देखना, मेरे द्वारा स्किप की गई कंटेंट को देखना और मार्केट में एक बार घूम के चले आना। तब मुझसे कहना कि आपके क्लास में क्या ऐसी खास विशेषता है जो आपको मार्केट से अलग करती है। देख के चले आना। आप देखोगे भैया जिन जिन टॉपिक को मैं स्किप करूंगा, मार्केट में देखोगे तो उसी एक टॉपिक पर भैया 2-2, 4-4 क्लासें दे दी गई हैं और आधे घंटे की नहीं, पूरी 2-2, 3-3 घंटे की चर्चा। मैंने कहा भाई ये लोग पढ़ाते क्या है? आप खुद अपने से जाना, इन क्लासों को देखना, इन क्लासों की विशेषताओं को देखना और मार्केट में जो अन्य क्लासें हैं उनको देख लेना, कंपेयर कर लेना, फिर आप निर्णय लेना किसके साथ जो है आपको पढ़ना है, किसके साथ जो है आपको आगे बढ़ना है। अगर आप विश्वास कर लेते हो तो यकीन मानना आपका विश्वास कभी टूटेगा नहीं, आपका विश्वास कभी अडिग होगा ही नहीं। क्योंकि भले क्लासें जो है 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद आवें, लेकिन वह पूरी की पूरी रणनीति के तहत आएंगी। क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, सबको जो है निर्धारित कर लिया जाएगा, सबको देख लिया जाएगा, परीक्षण कर लिया जाएगा, फिर उसके बाद वह क्लासें आती हैं। समझ में आई बात? तो आप ये देख सकते हो, तो इन्हीं 3 पुस्तकों को हमें पढ़ना है। भैया पहली पुस्तक आप देखोगे तो पहली पुस्तक में आपको 4 अध्याय पढ़ने को मिलेगा, 4 अध्याय दिख जाएगा, है ना। पहला भाग 1 जो है उसमें 4 अध्याय दिया गया है। कितना भैया? 4 अध्याय दिया गया है। अध्याय 1 का नाम है ईंटे, मनके तथा अस्थियां, यानी कि पहले अध्याय में हमें हड़प्पा सभ्यता के विषय में पढ़ना है। इसी हड़प्पा सभ्यता को भैया क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। अध्याय 2 देखोगे तो इसमें राजा के विषय में पढ़ना है, किसान के बारे में पढ़ना है और नगर के विषय में पढ़ना है। और भैया और कहां तक का पढ़ना है? तो भैया 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के बारे में पढ़ना है और आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाओं के विषय में जानना है। फिर भैया हमें जो है 600 से लेकर 600 ईसा पूर्व से लेकर भैया 600 ईस्वी तक का जो समाज होता है और समाज में जो बंधुत्व था, जो जाति व्यवस्था थी, जो वर्ग व्यवस्था थी, उसको जो है हम लोग अध्याय 3 के अंतर्गत पढ़ लेंगे। और भैया चौथे अध्याय में भी जो है हमें 600 ईसा पूर्व से भैया संवत 600 तक जो है, संवत ईस्वी 600 तक का इतिहास हमें पढ़ना है। और उसके अंतर्गत हमें भैया क्या देखना है? सांस्कृतिक विकास देखना है। और ये सांस्कृतिक विकास के जो ब्यौरे होते हैं, जो विवरण होते हैं, वह हम लोग जो है विचारकों के माध्यम से देखेंगे। और इसी दौरान हम लोग जो है इमारतों वगैरह को भी जो है देखने का, पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब यहां मैं आपको क्या करूंगा, एक रणनीति बता दे रहा हूं। तो आप देखोगे भैया मैंने आपको जो है कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी को पढ़ा रखा है।
क्या पढ़ा रखा है? क्लास 6 की एनसीईआरटी को मैंने पढ़ा दिया है। आप अपनी इस पुस्तक को उठाना, ये जो लगी हुई है इस पुस्तक को उठाना, आप देखोगे जितनी बातें इसमें लिखी गई हैं सारा का सारा जो है मैंने क्लास 6 के एनसीईआरटी के तीसरे अध्याय में पढ़ा दिया है। किस अध्याय में भैया? तीसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में मैंने इसके विषय में पूरा का पूरा आपके क्लास 6 के एनसीईआरटी में ही पढ़ा दिया था। तो ऐसे में आप सभी को केवल उस क्लास को जाकर देख लेना है। अगर आप मिलाओगे, आप चाहो तो मिला लेना जो मैंने क्लास 6 के एनसीईआरटी में तीसरे अध्याय के दौरान बताया है। आप 12th की एनसीईआरटी का पहला अध्याय देखना तो चीजें जो है आपको मैचिंग मैचिंग मिलेंगी। लेकिन कुछ चीजों को जो है वहां मैंने नहीं पढ़ाया था, वहां मैंने नहीं बताया था, तो उसका कुछ एडवांस वर्जन जो है मैं इसमें पढ़ा दूंगा। क्या कर दूंगा? इसमें जो है कुछ एडवांस वर्जन में आपको पढ़ा दूंगा। तो इसमें जो है हमें थोड़ी बहुत चीजों को जान लेना है। और भैया अध्याय 2 आप देखोगे तो इसमें हम लोग राजाओं के विषय में, किसानों के विषय में और नगरों के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो आप याद करो, मैंने आपको क्लास 6 के एनसीईआरटी के दौरान ही जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के विषय में बता दिया था, मगध के विषय में जो है कई बार चीजों को बता दिया था, और भी तमाम चीजें हैं जिनके विषय में मैंने अच्छे से बता दिया था। तो भैया वही सारी चीजें जो मैंने आपको क्लास 6 के एनसीईआरटी में बता रखा है, वही सारी चीजें भैया यहाँ क्या होंगी? रिपीट होंगी। क्या होंगी? रिपीट होंगी। और जब रिपीट होंगी तो रणनीति यह कहता है कि जो चीजें रिपीट होने से बच रही हैं, जिन चीजों को हमने क्लास 6 के एनसीईआरटी में कम मात्रा में पढ़ा था उसको यहां पढ़ लेंगे। तो भैया थोड़ी बहुत चर्चा जो है, आधे 1 घंटे की चर्चा जो है हम लोग यहां कर लेंगे, और आधे 1 घंटे 2 घंटे जो भी चर्चा होती है इसकी कर लेंगे। और भैया यहां आप देखोगे तो यहां बंधुत्व के विषय में पढ़ना है, जाति के विषय में पढ़ना है और वर्ग के विषय में पढ़ना है। आप एनसीईआरटी की पुस्तक को जाओ उठा के देख लो। इन दोनों चैप्टरों में कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो महत्वपूर्ण हो, और जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें मिलेंगे भी उनको जो है मैंने कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी के दौरान क्या किया है भैया? कंप्लीट करा दिया है। आप इन दोनों चैप्टर को देखोगे, इन दोनों अध्यायों को देखोगे, तीसरा और चौथा, एनसीईआरटी लिखने वालों ने क्या किया है कि लगभग जो है 6 दूनी 12, लगभग 10 से 12 वर्षों का इतिहास दे दिया है। और इस ऐसे में क्या किया है भैया कि चीजों को एक ही लाइन में निपटा दिया है। अब इन्होंने क्या किया है? कुषाणों के बारे में 1-2 लाइन दे दिया, निपट गया। चोलों के विषय में 1-2 लाइन दे दिया, निपट गया। अब बताओ, कंपटीशन की तैयारी आपको करना है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो 1-2 लाइन से आपका काम तो बनेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि इनको स्किप कर देना है। उतना कंटेंट, बल्कि इससे ज्यादा कंटेंट जो है मैंने आपके क्लास 6 के एनसीईआरटी में दे दिया है। समझ में आई बात? अभी मैं बताऊंगा, अभी मैं सारी चीजों को बताऊंगा कि किस क्लास के दौरान मैंने क्या क्या बताया है, क्या क्या पढ़ाया है। समझ में आई बात? आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है भैया तो वीडियो को जो है फिर से पीछे करके फिर से देखो, मजा आ जाएगा। और जो रणनीति में बता रहा हूं, जिस तरीके से बता रहा हूं, इसको आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। अगर इन बातों को, इन चीजों को आप फॉलो नहीं करते हो भैया, तो आप यकीन मानना आप अपने भविष्य को जो है अंधकार में डाल रहे हो। तो इतनी बातों को आप सभी ने समझा। तो भैया जो ये तीसरा चैप्टर है, तीसरे चैप्टर को हम लोग जो है स्किप करेंगे, चौथे चैप्टर को भी जो है हम लोग सीधा का सीधा स्किप कर देंगे। और भैया आप किसी भी परीक्षा का सिलेबस देखोगे तो सिलेबस जो है काफी लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा होता है।
समझ में आई बात। तो ऐसे में हमें यह देखना चाहिए कि हम लोग जो है किन किन चीजों को कितना स्किप कर सकते हैं, अपने सिलेबस को कितना कम कर सकते हैं, अपने ऊपर लदे हुए भार को कितना कम कर सकते हैं। देखिए, पढ़ाने के लिए तो कोई भी पढ़ा देगा, पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करा देगा, लेकिन आप उसे ढूंढना जो यह बताए कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं करना है। समझ में आई बात। तो आपको किसे ढूंढना है, किसके बताए मार्ग पर चलना है, जो यह बताए कि भैया ये चीज नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है, ये चीज नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ के जाना है। तो भैया जैसे ही आपने 2 टॉपिक को स्किप किया, आपका जो है बोझ हल्का हो गया, और इसमें से भी बहुत सारी चीजों को आपने स्किप किया, बोझा हल्का हो गया। समझ में आई बात भैया। और यहां आप देखोगे, यहां एनसीईआरटी में तो यहां एक शेर बैठा हुआ है ना, शेर बैठा हुआ है, किस पर बैठा हुआ है, पत्थर पर, है ना, पत्थर पर बैठा हुआ है भैया। तो अगर इसी पत्थर को जो है इसके ऊपर रख दिया जाए तो क्या होगा, शेर निपट जाएगा, है ना। अगर शेर जो है पत्थर पर बैठा है तब तो जो है अच्छा है, शानदार है, और यहां से दहाड़ेगा, अगर पत्थर पे से दहाड़ेगा भैया तो पूरी चारों तरफ जो है उसकी आवाज गूंज जाएगी। लेकिन अगर इसी पत्थर को शेर के ऊपर रख दिया जाए और तब शेर जो है दहाड़ भी नहीं पाएगा, शेर जो है बकरी की तरह म्या म्या करेगा। समझ में आई बात भैया। तो आपको बोझा नहीं लादना है। समझ में आई बात भैया। और आपको जो है एक बात और नोट कर लेनी है कि अगर आप क्लास 6 की एनसीईआरटी को पढ़ लिए हैं तो आप जो है भाग 1 को आराम से स्किप कर देना। फिर से सुन लो, अगर आपने कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी को पढ़ लिया है तो आपको क्या करना है, भाग 1 को जो है स्किप कर देना है। समझ में आई बात भैया। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चाहूं तो मैं भी जो है अच्छा खासा सजा के लेकर आऊं, इसी को जो है 2-2, 4-4, 5-5 घंटे जो है सारी चीजों को पढ़ाऊं, लेकिन मुझे जो है ये व्यूज वगैरह कमाने से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मेरा मेन उद्देश्य, मेरा मुख्य मकसद जो है यही है कि आपको जो है सही राह मिले, आपको जो है सही राह में दिखा सकूं, सही राह में बता सकूं। समझ में आई बात। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। रणनीतियां मैं इसीलिए बताता चल रहा हूं, चीजें जो है थोड़ा ज्यादा हो रही हैं तो आप सभी जो है घबराइएगा मत, नहीं तो आप जो है घबराने लगो कि अरे गुरुजी तो जो है फालतू का बकवास कर रहे हैं। तो भैया ये बकवास नहीं है। अगर इन चीजों को आप समझ लेते हो, इन चीजों को जो है ऐसे जान लेते हो और स्किप करते चलते हो, थोड़ा थोड़ा ही सही अपने सिलेबस को कम करते गए तो मजा आ जाएगा। ये हो गया। आगे बढ़ोगे तो यहां दिया गया है ये भैया, आपको जो है मैंने, ये आपका क्लास 7th का एनसीईआरटी है। क्या है, क्लास 7th का, क्लास 6 का, और यहां आप देखोगे तो भैया ये क्लास 8th का एनसीईआरटी है। आप इसी चैनल में जाओगे, इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेगमेंट में जाओगे तो वहां जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है भैया ऑल सब्जेक्ट एनसीईआरटी कंप्लीट हिस्ट्री, है ना। तो इस नाम से जो है आपको यह मिल जाएगा। आप जो है पूरा का पूरा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। यही जो है 7 घंटे की क्लास, लगभग सभी क्लासें जो है 7 साढ़े 7 घंटे के आसपास हैं। अगर आप इन्हीं 7 घंटों को पूरा कर लेते हो भैया तो आप जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास से रूबरू हो जाओगे। अगर आप जो है इसी 7 घंटे को फॉलो कर लेते हो भैया तो आप पाओगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास का बहुत सारा मुद्दा जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आप देखोगे चाहे लोहा हो गया, चाहे सोना हो गया, चाहे हल हो गया, चाहे मृदभांड हो गया, चाहे इतिहास के विविध कालखंड हो गए, चाहे सीक्वेंस हो गया, चाहे वेदों का सीक्वेंस हो गया, यह सारी चीजें जो है हमेशा कंफ्यूजन उत्पन्न करती हैं। हमेशा जो है इन सब चीजों में डाउट बना का बना रहता है। तो भैया ऐसे में आप सभी का डाउट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ना तो एनसीईआरटी की किताब खरीदना है,
और ना ही जो है आपको अपना अलग से जो है मेहनत करना है। इसमें जो है चीजों को सिलेक्ट करके, चीजों को जो है छांट छांट कर इकट्ठा किया जाता है, मोती की तरह जो है उसे सजाया जाता है, तब आपके सामने उसे प्रस्तुत किया जाता है और आप सभी जो है उसे फिर ग्रहण कर सकते हो। तो भैया यह पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है। आप क्लासों को देखते रहते हो, कभी जो है एक क्लास आई, दो आई, तीन आई, चार आई, पांचवी गायब हो गई, फिर छठी आ रही, सातवीं गायब हो गई। तो ऐसे में आप सभी का आप सभी को दिक्कत आ जाता है। तो इससे अच्छा जो है पूरा 7 घंटा बैठो आराम से, सुबह से बैठो आराम से पूरा निपटा डालो, अच्छा खासा नोट्स बना लो, उसी को रख लो, फिर कभी जो है दोबारा भविष्य में नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी 7 घंटे को देख लो, कंप्लीट हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। उस तरह अगर आप पढ़ोगे तो ज्यादा से बहुत लगेगा, तो फिर भी आपको जो है 10-15 दिन तो लग ही जाएगा एक एनसीईआरटी को समाप्त करने में। और पता लगा बाबू का फोन आ गया, तो बाबू का फोन पहले, एनसीईआरटी गई भाड़ में। ये भी है ना। तो इससे अच्छा भैया 7 घंटा को इसी को देख डालो, मजा आ जाएगा। पूरा सीक्वेंस से एक तरफ से दिया गया है, और आप पढ़ना, देखना, फिर उसके बाद बताना क्या सही है, क्या गलत है, क्या निर्णय आपको लेना चाहिए, क्या निर्णय नहीं लेना चाहिए, सब आपके सामने पड़ा हुआ है। तो ये भैया आपका महा मैराथन है, इसके द्वारा आप जा सकते हो। और हाँ, ये जो है आपको हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6, ये आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो है प्लेलिस्ट में सजा दिया गया है, पूरा का पूरा दे दिया गया है। ये आपका जो है पहला अध्याय हो गया भैया। पहले अध्याय में जो है आपको स्रोतों के विषय में जानना होता है, और तो और आपको जो है तिथियों के विषय में जानना होता है। और भैया जब आप दूसरा अध्याय पढ़ोगे तो दूसरे अध्याय में आपको जो है पाषाण काल के विषय में जो है चीजों को बता दिया गया है, पूरा का पूरा पाषाण काल निपटा दिया गया है। इसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, इसी एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लेते हो, तो भैया 12वीं वगैरह की एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझ में आई बात भैया? तो इसमें पूरा का पूरा पाषाण काल दे दिया गया है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इसकी रणनीतियों को समझ लेना है, जान लेना है, आपका कल्याण हो जाएगा। आपको फालतू भटकने वटकने की जरूरत नहीं है। और नोट्स बना लो, रखे रहो, आपका भाई पढ़ लेगा, आपका दोस्त पढ़ लेगा, उसी नोट से उसका भी कल्याण हो जाएगा। नहीं तो पूरी की पूरी क्लास ही शेयर कर दो। तो इस तरीके से आपको रणनीति बनानी होगी। और भैया मैंने कहा ना, तीसरे क्लास में आप देखोगे तो हड़प्पा संस्कृति, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में जो है चर्चा दी गई है। आप हड़प्पा सभ्यता को आराम से पढ़ सकते हो। हड़प्पा सभ्यता को जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने यह भी बताया था कि इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, इसे नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं, इसे नदी घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, और तो और इसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह क्यों कहते हैं। तमाम चीजों के विषय में मैंने अच्छे से बता रखा है। और भैया आप जो है जब चौथी क्लास को देखोगे तो इसमें जो है ऋग्वेद के विषय में और महापाषाण संस्कृति के विषय में पूरे अच्छे तरीके से बता दिया है। और मैंने जब बताया था महापाषाण संस्कृति के विषय में, तो मैंने यह भी बताया था भैया, और यह भी कहा है कि महापाषाण संस्कृति को एनसीईआरटी के अलावा फिर दोबारा कभी भी भविष्य में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भैया मैंने आपको जो है उत्तर वैदिक काल के विषय में बताया था, मैंने आपको जो है मृद भांड के विषय में बताया था। आप देखोगे तो जो भी टीचर पढ़ाएगा उसका अलग अलग जो है मृद भांड आपको देखने को मिल जाएगा। आप जो है सीक्वेंस से नहीं पढ़े रहते हो तो आपका जो है दिमाग खराब हो जाता है कि नवपाषाण काल का मृद भांड कैसा था, है ना। उसके बाद वैदिक काल का जो है सिंधु घाटी सभ्यता का मृद भांड कैसा था, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मृद भांड कैसा था, यहाँ तक कि जो वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल और उसमें ऋग वैदिक काल, उसका कौन सा मृद भांड है। तो आप कंफ्यूजन में हमेशा बने रहते हो। तो मैंने पूरी की पूरी लिस्ट जो है आपको थमा दिया था। और आप देखोगे प्रायः मृद भांड वगैरह हो गया, सिक्का वगैरह हो गया, यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो पूरी की पूरी लिस्ट मैंने दे दिया है भैया, काहे भटक रहे हो? जाओ सर्च करो, प्ले लिस्ट ढूंढो, पढ़ो। ये हो गया। और आपको छठी शताब्दी ईसा पूर्व के विषय में मैंने बता दिया था, उस टाइम कौन कौन से शासक हुए थे, और ये जो मगध है आपका, मगध क्यों शक्तिशाली हो रहा है,
और उसके शक्तिशाली होने के पीछे क्या क्या वजहें हैं, सारी चीजों को जो है मैंने यहाँ बता रखा है। क्या जरूरत है फालतू का भटकने की। और यहाँ जो है मैंने बौद्ध धर्म के विषय में बता रखा है, जैन धर्म के विषय में बता रखा है, उपनिषदों के विषय में बता रखा है, और यहाँ जो है मौर्य साम्राज्य के विषय में मैंने अच्छे से बता रखा है। और मैंने जो है सीक्वेंस भी दे दिया है कि पहले हिर्यक वंश आता है, हिर्यक वंश के बाद भैया शिशुनाग वंश आता है, फिर नंदा वंश आता है, फिर आपका मौर्य वंश आता है, फिर शुंग वंश आता है, फिर उसके बाद आप जो है कण्व देखोगे, सातवाहना देखोगे, महामेघवाहना देखोगे, फिर उसके बाद चोला हो गया, चेरा हो गया, पांड्या वगैरह हो गया। तो पूरा सीक्वेंस जो है मैंने बता रखा है, उसमें आप देख सकते हो। और भैया आप देखोगे लोहा वाला क्वेश्चन जो है, लोहे का आगमन कब हुआ, क्या वैदिक काल में लोहा था, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा के विषय में जानते थे, प्राय डाउट बना रहता है। मैंने पूरा का पूरा लोहे का लिस्ट ही दे दिया है। आप जाओ आराम से तैयारी कर लो, आराम से जो है नोट्स बना डालो, नोट्स में उतार लो, दोबारा कभी भविष्य में लोहे के विषय में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या जरूरत है फालतू का भटकने का। ये हो गया। और मैंने भैया संगम काल के विषय में बता दिया, आहत सिक्का, आहत सिक्के के विषय में भी मैंने विस्तार से बता रखा है। फिर भैया आप यहाँ गुप्त वंश के विषय में पढ़ोगे, गुप्त वंश के विषय में मैंने बाकायदा जो है अच्छे से सब कुछ बता रखा है। और मैंने यहाँ तक कि आप देखोगे भैया जो प्रयाग प्रशस्ति वगैरह होती है, और भी जो तमाम गुप्त वंश के राजा वगैरह होते हैं, सब के विषय में बाकायदा चर्चा कर दिया है। तो आप जाओ, देरी काहे कर रहे हो भैया, वहां पढ़ो। और भैया जो सोने वाला सिक्का था, क्या भैया सोने वाला सिक्का, स्वर्ण सिक्का, आप देखोगे प्रायः सोने के सिक्कों को लेकर जो है विद्यार्थियों के मन में मतभेद बना रहता है। अगर विद्यार्थी दो टीचर से पढ़ रहा है तो दो टीचरों के बीच में भी जो है भिन्नता आ जाती है। तो ऐसे में जो है मैंने पूरा का पूरा जो सोने के सिक्के का इतिहास है, पहला सिक्का किसने चलाया, कब चलाया, सबसे ज्यादा सिक्का किसने चलाया, किसके समय में जो है सिक्के ढलाई के जो है बहुत सारे काम हुए, तमाम चीजों को जो है मैंने यहाँ बता रखा है। आप जाओ तुरंत पढ़ लो, काम खत्म, दोबारा कभी कंफ्यूजन ही नहीं उत्पन्न होगा, इस तरीके से मैंने बता रखा है। और यहाँ जो है सातवाहनों, पल्लव, उसके बाद जो बौद्ध धर्म की शाखाएं वगैरह हैं, यहाँ तक कि आप स्तूप वगैरह देखोगे, बिहार वगैरह देखोगे, तो स्तूप और बिहार दोनों में कंपेयर करने के लिए जो है कंपेयर करके जो है क्वेश्चन बना देता है, क्वेश्चन पूछ लेता है, चाहे छोटी परीक्षा हो गई चाहे बड़ी परीक्षा हो गई। तो जब क्वेश्चन पूछ लेता है बाबू, तो आप सभी का फर्ज बनता है कि पढ़ो उसको, तो यहां से कंप्लीट करो। यह सब लाने का मेरा मेन उद्देश्य यही था भैया कि आपको जो ये क्लास 12th का पहला भाग है, पहली पुस्तक है, उसको किस प्रकार से स्किप करना है, और उसकी जो चीजें हैं, उसमें जो जो चीजें बताई गई हैं, समझाई गई हैं, लिखाई गई हैं, वो सब जो है मैंने आपका क्लास 6 के एनसीईआरटी में ही समेट दिया है, निपटा दिया है। तो ऐसे में जो है आपको यही पढ़ लेना है। आपका मैंने भार जो है क्या कर दिया भैया, हल्का कर दिया। क्या कर दिया, आपके सिर पर जो लदा भार था उसको मैंने भैया क्या कर दिया, हल्का कर दिया, हल्का। ये हो गया। इतनी बात आप सभी ने समझ लिया होगा। अगर आप सभी को बातें समझ में ना आ रही हो भैया, तो आप जो है कमेंट वगैरह कर सकते हो। और फिर उसके बाद भैया आप देखोगे तो यहाँ जो है आपकी दूसरी पुस्तक लगी हुई है, जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंध रखती है ना। दूसरा, इसमें जो है 5 से लेकर 9 तक अध्याय दिया गया है, जिसमें यात्रियों के नजरिए है, इसमें जो है भक्ति सूफी परंपराएं वगैरह हैं, इसको पढ़ना है। और उसके बाद भैया एक साम्राज्य की राजधानी यानी कि विजयनगर के विषय में पढ़ लेना है। और आप देखोगे भैया किसान के विषय में पढ़ना है, जमींदार वगैरह के विषय में पढ़ना है, कृषि समाज वगैरह, मुगल साम्राज्य वगैरह के विषय में जो है, मुगल दरबार वगैरह के विषय में तमाम चीजें हैं। जब मैं क्लास 7th की एनसीईआरटी को कंपेयर करूंगा, और जब मैं भाग 2 पढ़ाऊंगा तो दोनों को जो है कंपेयर करके आपको चीजों को बता डालूंगा। तो इसकी चर्चा हम लोग अपन अभी नहीं करते हैं, इसको बस खाली आपको देख लेना है। और ये जो भाग 3 है, ये जो है आपका आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंध रखता है। तो इसमें भी आपको जो है 10 से लेकर
10 से लेकर 15 तक अध्याय दिए गए हैं, जिसमें आप जो है गांधी बाबा की एंट्री वगैरह, गांधी बाबा का युग वगैरह पढ़ोगे, विद्रोह यानी कि 1857 की क्रांति वगैरह का, 1857 की क्रांति वगैरह को देखोगे तो मैंने क्लास 8th की एनसीईआरटी में पूरा का पूरा निपटा दिया है। तो इसमें भी जब मैं इस एनसीईआरटी की शुरुआत करूंगा तो क्या कैसे रणनीति होंगी पूरा मैं अच्छे से बताऊंगा। और जिन जिन चीजों को मैंने 8th की एनसीईआरटी में पढ़ा दिया है वो इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा। समझ में आई बात? अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं पढ़ लेना चाहिए, नहीं भले भले रिपीट हो रहा है, भले जो है चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हैं, भले ही रिपीट हो रही हैं, लेकिन फिर से पढ़ लेना है तो जाओ पढ़ो, मेरा क्या जा रहा है। मेरा तो काम है भैया कि आप अगर रास्ता भटक गए हो तो सही रास्ते पर लाना जो है हम लोगों का काम होता है, हम शिक्षकों का काम होता है। अगर फिर भी आप नहीं मान रहे हो, अड़े हो उसी पर कि नहीं मैं तो गलत रास्ते पर ही जाऊंगा, मैं तो गलत रणनीति के साथ ही पढ़ाई करूंगा, तो भैया जाओ पढ़ो। समझ में आई बात? ये हो गया। तो जब मैं इस एनसीईआरटी को पढ़ाऊंगा तो कंपेयर करके चीजों को बताऊंगा। तो भैया यहाँ जो है आपको मोटिवेट करने के लिए एक पंक्ति दी गई है और पंक्ति में कहा गया है, घायल तो यहां हर परिंदा है, घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। तो कितनी प्यारी बात यहां लिखी गई है। और इसी की तरह भैया आप सभी को संघर्ष मेहनत वगैरह करते रहना है ना। कहा गया है घायल तो यहां हर एक परिंदा है, घायल तो यहां हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है, वही जिंदा है। तो भैया आप जो है परिंदे की तरह जो है अगर आप घायल भी हैं तब भी आपको जो है उड़ान भरना ही भरना है। समझ में आई बात भैया? तो आइए जो है एनसीईआरटी का पहला अध्याय, पहला चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो है क्लास 12th की एनसीईआरटी का भाग 1 पढ़ रहे हैं और भाग 1 का भी जो है हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। आप तीनों पुस्तकों को अगर इकट्ठा करोगे तो तीनों पुस्तकों को मिलाकर भैया आपको टोटल जो है 15 अध्याय पढ़ना है। कितना पढ़ना है बाबू? 15 अध्याय पढ़ना है। और उन 15 अध्याय में जो जितना जरूरी होगा, जितने चीजों को जो है मैंने क्लास 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा रखा है, केवल उन्हीं चीजों को जो है मैं यहाँ पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और जो जो चीजें स्किप करने का मूड होगा उसको मैं आराम से स्किप कर डालूंगा। तो भैया आइए पहले अध्याय की शुरुआत कर देते हैं। पहले अध्याय के विषय में जो है मैंने पीछे भी चर्चा कर दिया है। क्या किया है भैया? पीछे भी चर्चा कर दिया है। पहले अध्याय का नाम है ईंटे, मनके और अस्थियां। ईंटे से आप देख सकते हो कि ईंटा का काम जो है घर बनाने के लिए किया जाता था। और आप जो है सिंधु घाटी सभ्यता के ईंटों को देखोगे भैया तो पक्की ईंटें होती थी। आप इसके समकालीन सभ्यताओं को देखोगे, इसके इर्द गिर्द की सभ्यताओं को देखोगे तो वहां तो ईंटा भैया धूप में सुखाकर पकाया जाता था। आग लगा के नहीं, धूप में जो है उससे सुखाया जाता था, धूप में ही पका लिया जाता था। लेकिन यहाँ जो है भारत में जो है संसाधन विकसित था, संसाधन था भैया, लकड़ी वगैरह की व्यवस्था, आग वगैरह की व्यवस्था अच्छी मात्रा में हो जाती थी, तो यहाँ के लोग जो है ईंटों को पका ले जाते थे। ये हो गया। और भैया फिर मैंने आपको बताया मन का यानी कि माला। तो यहाँ जो है मनकों से बने जो जो आभूषण है उसको आप देख सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि पत्थर वगैरह होता है ऐसे छोटू छोटू सा, उसको जो है अच्छे से उसमें छेद करके कभी कभी ऐसे जो है हाथ में बांध लेते हैं, कभी कभी जो है इधर ऐसे लगा लेते हैं। शुरुआत में मैंने जो वो पिक लगी थी उनके माध्यम से भी मैंने चीजों को बताया है, तो ये देख सकते हो। और भैया अस्थियां, तो अस्थियां यहाँ आपको दिख रही होंगी, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि अस्थियों के इर्द गिर्द भैया बर्तन भी रखा गया है ना, मिट्टी के बर्तन वगैरह और भी जो है तमाम चीजें रखी गई हैं। तो ये अभी जो है आप देखते चलिए। क्या करना है बाबू? आप अभी देखते चलो। और जो है शुरू करने से पहले हम लोग जो है थोड़ा सा पानी पिएंगे और इसका जो है आप सभी एक बार स्क्रीनशॉट लो, तब तक बढ़ते हैं आगे।
आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो भैया यहाँ जो है मुहरों के विषय में कुछ बातें बताई जा रही हैं कि आखिर जो सिंधु घाटी सभ्यता के मुहर थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के मुहर थे भैया, वह किस प्रकार के थे, इसके विषय में आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो आप देखोगे संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है, सबसे विशिष्ट पुरावस्तु। इस बात को जो है आप हमेशा नोट रखे रहना, है ना। जैसे आप जो है अपनी बाबू से, अपने सोना से जो है गुस्सा हो जाते हो, तो आपकी बाबू, आपका सोना कहता है कि एक दिन जो है मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा और तू जो है उस बात को याद करते रहना, उस बात को जो है गांठ बांध ले। तो उसी तरीके से आपको जो है इस बात को नोट रखे रहना है हमेशा। आप देखोगे तो यहां कहा जा रहा है संभवतः हड़प्पा अथवा, यानी कि मैंने शुरू में ही बताया कि इसी को जो है हड़प्पा सभ्यता, इसी को सिंधु घाटी सभ्यता, इसी को जो है नगरीय सभ्यता, इसी को जो है कांस्य युगीन सभ्यता, इसी को जो है नदी घाटी सभ्यता आदि नामों से संबोधित किया जाता है, इसकी विशेषताओं के आधार पर, है ना। समझ में आई। जैसे गांवों में किसी किसी का कई नाम होता है, समझ में आई बात। अगर कोई बच्चा काला है तो उसका नाम रख दिया गया कालिया। कोई जो है बात बात में जो है चापलूसी करता है, चाटुकारिता करता है, तो उसका नाम जो है ये रख दिया जाता है डसने वाला। तो उसी प्रकार से जो है विशेषताओं के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो है रखा गया है। तो वही कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है मुहर। अब भैया बात यह निकल के आती है कि आखिर यह मुहर जो है किसके बने होते थे। तो आपको जो है इस बात को भी जो है गांठ बांध लेना है। सिलखड़ी पत्थर से बनाए जाते थे। सिलखड़ी क्या है भैया? पत्थर है। क्या है? सिलखड़ी पत्थर है। तो यहां बच्चों आपको जो है एक बात और नोट रखनी है। क्या नोट रखना है? एक बात और नोट रखना है कि यह मुहरें जो हैं, हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें हैं, वह सिलखड़ी नामक पत्थर की बनी होती हैं। क्या भैया? सिलखड़ी नामक पत्थर की बनी होती हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे जो है लाइन घुमा दिया जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के मुहर थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के मुहर थे, वह सिलखड़ी नामक, क्या भैया? सिलखड़ी, सिलखड़ी नामक धातु से बनाए जाते थे। सिलखड़ी नामक धातु, क्या भैया? धातु। जैसे ही धातु देखना तुरंत जो है उस विकल्प को काट डालना, क्योंकि सिलखड़ी जो है आपका पत्थर है। क्या है? सिलखड़ी एक पत्थर है, ना कि धातु। तो इसीलिए जो है मैंने इस पॉइंट को नोट कराया, और बच्चा यही होती है पढ़ने की रणनीति। तो सिलखड़ी नामक पत्थर से क्या बनाई जाती थी भैया? मुहर बनाई जाती थी। और आप देखोगे तो सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह जो है इस पर अंकित होते थे जिन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इन मुहरों पर आप देखोगे भैया तो जनारों और जो है विशेष किस्म के जो है कुछ चिन्ह वगैरह अंकित किए गए हैं। तो ये आप देख सकते हो। यहाँ आप देखोगे भैया तो एक सींग वाला पशु है। यहाँ भैया आप देखोगे तो कुबड़ वाला बैल वगैरह दिख जाएगा। तो इन मुहरों पर जो है इसी प्रकार के अंकन आपको दिख जाएंगे, और इस पर जो लिपि लिखी गई है ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ ध्यान दो बच्चा, यहां ध्यान दो, यहां आपको दिख रहा होगा कुछ लिखा। तो इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। क्या भैया? इस लिपि को अभी तक क्या किया गया है? पढ़ा नहीं गया है। और इसीलिए भैया सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत देखा जाता है, आद्य ऐतिहासिक कालखंड में शामिल किया जाता है। जब क्लास 6 के एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो मैंने बाकायदा वहां जो है बता रखा है। समझ में आई बात? तो इतना आपको नोट रखना है। और मैंने कहा ना कि जब आप अपने से एनसीईआरटी को पढ़ते हो
तो आपको कौन से बिंदुओं को नोट करना है, कौन से बिंदुओं को छोड़ना है, वह आप जो है नहीं समझ पाते। और एनसीईआरटी इस तरीके से लिखी गई है कि उसका जो बिंदु बिंदु है वह आपको महत्वपूर्ण लगता है। तो ऐसे में आप चीजों को नहीं छांट पाते हो, तो इसीलिए मैं छांट कर लाया हूं। आप सभी इसे उठा लो, जस का तस नोट्स बना लो, लिख डालो, मजा आ जाएगा, है ना। और अब हम लोग जो है कृषि प्रौद्योगिकी के विषय में पढ़ने वाले हैं कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी कैसी रही होगी। क्या भैया, कैसी रही होगी, आइए जान लेते हैं। यहां आप देखोगे तो अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं। यहां कहा जा रहा है कि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना क्या है भैया, कठिन है। जो दाना वगैरह ये लोग प्राप्त किए हैं उसी आधार पर इतिहासकार बताते हैं भैया कि हड़प्पा वासी जो हैं वो खेती वगैरह करते रहे होंगे, करते रहे होंगे। निश्चित उन्होंने भी नहीं बताया है कि वो लोग खेती करते ही थे, ऐसा कह रहे हैं कि करते रहे होंगे। ये हो गया। मुहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियां यह इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी, और इस आधार पर जो है पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। क्या बात है भैया कि इतिहासकारों ने देखा कि यहाँ जो है इनके मुहरों पर जो है बैल वगैरह का अंकन किया गया है। अब भैया जब बैल वगैरह का अंकन किया गया है तो इतिहासकारों ने दिमाग लगाया, जब भैया बैल है और कतो कतो जो है बनावली वगैरह आप देखोगे तो वहां जो है हल वगैरह के खिलौने वगैरह भी मिले हैं, है ना। तो इससे इतिहासकारों ने दिमाग लगाया, दिमाग क्या लगाया कि अगर बैल है तो बैल भैया खेत की जुताई करता रहा होगा। और आप देखोगे यहां जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमें गाय के बारे में चर्चा जो है ना के बराबर ही मिलती है, लेकिन इतिहासकारों ने यहां भी जो है दिमाग लगाया कि अगर भैया बैल है, अगर बैल है तो गाय तो रही ही होगी, लेकिन उसके विषय में हमें जानकारी ना के बराबर ही मिलती है, ना ही मिलती है। समझ में आई बात। तो इस आधार पर जो है इतिहासकार अपना क्या करते हैं भैया, अनुमान लगाते हैं कि ऐसा रहा होगा, ऐसा हुआ रहा होगा। ये हो गया। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थानों और बनावली यानी कि हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। तो इसको भी जो है आप नोट कर लो कि हल के प्रतिरूप जो है कहां से मिले हैं, कहां कहां से मिले हैं। जब भैया मिट्टी के हल वाले खिलौने वगैरह मिले हैं तो हल वगैरह तो रहा ही होगा, ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि भैया जब खिलौना मिल रहा है तो हो सकता है रहा होगा हल। समझ में आई बात भैया। और एक बात जो आपको नोट रखना है कि ये लोग जो है अभी लोहे वगैरह का प्रयोग अपने हल यानी कि फाल में नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ना क्लास 6 के एनसीईआरटी को देखोगे तो वहां जो है बाकायदा समझ में आ जाएगा, लोहे की पूरी चर्चा मैंने दे दिया है। और यहां से जो है आपको एक बात और नोट रखना है कि बनावली, तो बनावली कहाँ है भैया, बनावली हरियाणा में है। बनावली कहाँ है, हरियाणा में है। तो आप चोलिस्तान देखोगे और बनावली देखोगे तो यहां से जो है मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप यानी कि खिलौना वगैरह मिला हुआ है। तो यहीं से जो है आपके बहुत सारे फैक्ट क्या हो गए भैया, हल हो गए, बहुत सारे फैक्ट जो है आपको मिल गए। और भैया आप देखोगे कालीबंगा, और आपको जो है कालीबंगा का नाम जो है कालीबंगन के नाम से भी मिल जाएगी। तो कालीबंगा कहाँ है भैया, राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। तो आप जो है इस तरीके से चीजों को नोट भी करते चलना कि हड़प्पा के जो स्थल हैं वह कहाँ कहाँ किस स्टेट में है, किस राज्य में स्थित है। तो बनावली हरियाणा में है, कालीबंगा जो है राजस्थान में है। और भैया कालीबंगा से आप देखोगे तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा को देखने जाओगे तो कालीबंगा में भैया कालीबंगा से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं।
क्या मिलते हैं भैया? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। तो आप देखते चलो, ये आपका जो है फैक्ट वगैरह तैयार हो रहा है, आप जो है विस्तार से फैक्ट वगैरह को पढ़ रहे हो। और जिस तरीके से जो है एनसीईआरटी ने चीजों को समझा रखा है, एनसीईआरटी ने चीजों को बता रखा है, उस तरीके से शायद ही कोई किताब आपको जो है बता पावे, है ना? शायद ही आपको कोई किताब क्या भैया बता पावे। समझ में आई बात? आ गई होगी। आगे बढ़ा जाए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भैया यहां आप देखोगे तो यहां दिया गया है कि अफगानिस्तान में सोतुरघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। तो भैया यहां जो है आप देखना, सोतुरघई कहां है? तो सोतुरघई आपका जो है कहां पड़ रहा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में सोतुरघई। तो सोतुरघई नामक जो है हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिल रहे हैं, लेकिन आप पंजाब और सिंध में देखोगे तो वहां नहीं। इसके अतिरिक्त आप देखोगे धौलावीरा, तो आपको यह भी नोट रखना है कि धौलावीरा आखिर है कहां? तो धौलावीरा भैया गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात में है। धौलावीरा में जो है मिले जलाशयों का प्रयोग जो है संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था, ये भी आपने जान लिया। और आप देखोगे भैया मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल जो है हड़प्पा है। तो हड़प्पा की खुदाई जो है, हड़प्पा की खोज जो है सबसे पहले हुई थी, और इसी आधार पर जो है इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया। तो ये कुछ फैक्ट थे, इसको भी जो है आप सभी ने पढ़ लिया। आगे भैया अब जो है सिंधु घाटी सभ्यता के ईंटों के विषय में आइए पढ़ लेते हैं। किसके विषय में बच्चा? ईंटों के विषय में। तो यहां आप देखोगे भैया एक जो है महान स्नानागार का चित्र लगा हुआ है, और यहां आप देखोगे तो पकी हुई ईंटों का प्रयोग हो रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में देखोगे तो पकी हुई ईंटों का प्रयोग हो रहा है, जबकि इसके आसपास की जो सभ्यताएं थी, जो इसके समकालीन और भी सभ्यताएं थी, कुछ सभ्यताओं में आप देखोगे भैया जो ईंटवा होता था उसको जो है धूप में सुखाया जाता था, पकाया नहीं जाता था। धूप में ईंटा सुखा लिए और घर बना लिए। लेकिन आप देखोगे कि अपने यहाँ संसाधन मौजूद थे, और इसीलिए जो है बढ़िया लकड़ी वगैरह की व्यवस्था हो जाती थी, तो इसीलिए यहाँ आपको पका पकाया ईंटा दिख जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? पका पकाया ईंटा दिख जाएगा। तो इतनी बात जो है आप सभी ने समझा। आगे देखोगे भैया तो सभी जगह एक निश्चित अनुपात की ईंटें होती थी। ये पॉइंट जो है आप नोट रख लेना। क्या कर लेना भैया? नोट रख लेना। ऐसे आपके पास अगर कुछ गमछा वगैरह हो तो उसी में जो है इसे बांध लेना, इस बतिया को। सभी जगह एक निश्चित अनुपात की ईंटें होती थी। भैया आप देखोगे हड़प्पा सभ्यता जो है जम्मू कश्मीर से लेकर इधर जो है आप महाराष्ट्र वगैरह के क्षेत्र में देखोगे, इधर आप जो है सुतकांगेडोर वगैरह की तरफ चले जाओगे, और इधर आप जाओगे तो आलमगीरपुर वगैरह, हुलास वगैरह, मेरठ वगैरह जो है यूपी वगैरह दिख जाएगा। तो इतने विस्तृत क्षेत्र में जो है यह सभ्यता फैली थी, और सभी जगहों पर आप देखोगे भैया तो एक निश्चित अनुपात के ईंटें होते थे। और वह अनुपात क्या था भैया? तो 1:2:4 के ईंटे भैया हर जगह से मिले हैं। तो इतने विशाल क्षेत्रों में इस सभ्यता का फैलाव था, फिर भी आप देखोगे तो समरूपता के बिंदु जो है हमें नजर आ जाएंगे। ये हो गया। बड़े पैमाने पर आग में पकी ईंट का प्रयोग किया जाता था। तो भैया मैंने कहा ना कि अपने यहाँ, यानी कि अपने यहाँ जो है संसाधन बहुत सारे थे, लकड़ी वगैरह की व्यवस्था हो जाती थी, इसीलिए जो है पक्का ईंट का प्रयोग होता है। तो ये आप देख सकते हो। आगे बढ़ोगे तो आगे यहाँ भैया कहा जा रहा है कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी।
तो भैया जो नगर है और जो गलियां हैं, है ना, जो सड़क है, माफ करना, है ना, नगर मैंने बोल दिया, नगर की जगह जो है सड़क बोलना था। तो भैया सड़क और गलियां जो हैं ग्रिड पद्धति पर जो है, ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। और ये जो है इसकी विशेषता क्या होती है, तो ये एक दूसरे को भैया समकोण पर काटती थी। क्या भैया, समकोण पर काटती थी। आप जो है कुछ इस प्रकार से इसे समझो, आप कुछ इस प्रकार से इसे समझो। तो यहां भैया देखोगे तो समकोण पर जो है आपका कट रहा है। क्या भैया, समकोण पर कट रहा है। क्या भैया, समकोण पर कट रहा है। और समकोण पर अगर कटेगा भैया तो समझ लो जो है हवा इधर से आ रही है, इधर से जो है सुर 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 सर 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 हवा आ रही है। और भैया समकोण है यहाँ, तो भैया सारी गर्दा, सारी माटी, सारी पत्ता जो है इधर इकट्ठा हो जाएगा, है ना, यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। और इस तरफ से मान लो हवा जा रही है तो यहाँ कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाएगा। इस तरफ से हवा आ रही है, कूड़ा इकट्ठा, कूड़ा इकट्ठा। तो भैया जब समकोण पर काट रही है, इस पैटर्न पर जो है घर वगैरह को बनाया जाएगा, सड़कों वगैरह को बनाया जाएगा, नालों वगैरह का निर्माण होगा। तो भैया आप देखोगे कूड़ा वगैरह इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हवा चलेगी तो एक जगह जो है आकर वह खुद ही इकट्ठा हो जाएगा। आजा कूड़ा आजा, समझ में आई बात, ये आप देख सकते हो। और भैया आप देखोगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर होते थे वह भैया या तो एक मंजिला होते थे या दो मंजिला होते थे, जो आंगन पर केंद्रित होते थे। यानी कि एक आंगन होता था और उस आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। आप देखोगे तो उसी आंगन में, उसी में जो है आपको स्नानागार भी मिल जाएगा और आंगन में आपको कुआं भी मिल जाएगा। जितने भी घर होते थे लगभग आप देखोगे सभी में जो है यह व्यवस्थाएं आपको देखने को लगभग लगभग मिल जाएंगी। एक आंगन हुआ, आंगन के चारों ओर कमरा हो गया, आंगन में कुआं हो गया और उसी में जो है, उसी आंगन में जो है आपका स्नानागार वगैरह भी मिल जाता था। तो ये लिखा गया है, पढ़ लेना, देख लेना, समझ लेना। और आप देखोगे भैया विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदाड़ो में कुओं की संख्या भैया कितनी थी, 700 थी। अब यह फैक्ट जो है एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है, एनसीईआरटी ने दे रखा है। तो ऐसे में आप सभी को क्या करना है, इसे जो है उठाते चलना है। मान लो एग्जामिनर कभी मूड खराब हुआ, उसका पूछ लिया तो क्या करोगे। अब भैया बात आती है महान स्नानागार की। किसकी बात आती है, महान स्नानागार की। तो महान स्नानागार के विषय में आप जो है यहाँ एक बार एक झलक देख लो। यहाँ भैया आप देखोगे उत्तर और दक्षिण दिशा से जो है उतरने की व्यवस्था इसमें है, यानी कि सीढ़ी वगैरह बना हुआ है, ये आप देख लो। और ईंटें वगैरह से बाकायदा बनाया गया है और इसमें जो है पानी का रिसाव वगैरह ना हो इसके लिए जो है बढ़िया से व्यवस्था बनाई गई है, बढ़िया से जो है ईंटों को चिपकाया गया है और ईंटों को चिपकाने के लिए जो है कई चीजों का प्रयोग हुआ है, तो ये आप देख सकते हो। तो भैया जो महान स्नानागार था उसका पानी जो है कुएं से भरा जाता था। किससे बाबू, तो पानी जो है कुएं से भरा जाता था। इसमें भरने के लिए जो है पानी कुएं से निकाला जाता था। आपसे जो है एग्जामिनर यही फंसाने के लिए जो है इसी बिंदु को जो है थोड़ा हेर फेर बदल करके दे देगा और कहेगा कि महान स्नानागार में पानी जो है सिंधु नदी से भरा जाता था। तो आप कहना नहीं एग्जामिनर महोदय, आप गलत कह रहे हो। इस स्नानागार में पानी जो है कुएं से भरा जाता था और जब उपयोग हो जाता था तो उसे जो है खाली कर दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था बच्चा, खाली कर दिया जाता था। इतनी बात आपने समझा। तो यही जो है ना, पढ़ाने को तो हर कोई पढ़ा देगा, फैक्ट लाए रहेगा, ऐसे लगा के जो है बोलता चला जाएगा, लेकिन कहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है, कहाँ ब्रेक लगाने की जरूरत है और कहाँ जो है स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, सारी चीजों को जो है मैं बताता रहूंगा और अक्सर मैं बताता ही चलता हूं। तो यही चीज जो है आपसे
एग्जामिनर गलत करवा सकता है। तो इसको भी ध्यान में रखे रहना और फिर उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जा रहा है। इसे बनाने में जो है ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया जाता था। रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर भैया क्या किया जाता था, चारकोल की परत वगैरह बिछा दी जाती थी या चढ़ा दी जाती थी। और इस परत को चढ़ाने से भैया अब पानी जो है, पानी का रिसाव जो है वह नहीं होगा, नहीं होगा। क्या भैया? नहीं होगा। ये आप देख सकते हो। यहाँ जो प्लास्टर है, प्लास्टर का मतलब भैया पलस्तर। आप सभी अपना घर जो है प्लास्टर कराते हो, पलस्तर करवाते हो। यहाँ कोई तोप नहीं है, वही प्लास्टर है। समझ में आई बात? और यहाँ जो है दिया ही गया है कि उतरने के लिए जो है दो तरफ से सीढ़ियां होती थी, तो सीढ़ियां आप देख सकते हो। और भैया यहाँ तो जो है नहीं दिया गया है, लेकिन आप देखोगे इसके चारों तरफ कमरे भी बनाए जाते थे। तो भैया चारों तरफ जो है कमरा भी इसमें बनाया जाता था, है ना। कमरा इन्होंने नहीं बनाया तो हम लोग बना देते हैं। समझ में आई बात? तो हमने कमरा बना दिया। तो इस महान स्नानागार, इस विशाल स्नानागार के चारों तरफ भैया कमरे बनाए जाते थे, ताकि लोग जो है उसमें जाकर कपड़े वगैरह भी बदल सकें। आप देखते होंगे कि गंगा जी वगैरह लोग नहाने जाते हैं, तो वहां जो है पौड़ी के पास, पौड़ी बोलते होंगे शायद, जहां नहाते हैं, पौड़ी या जो भी होता हो, तो आप देखोगे वहां जो है ऐसे कमरे बनाए जाते हैं, वह कपड़े वगैरह बदलने के लिए होते हैं। तो सेम इसी प्रकार भैया यहाँ जो है, यहाँ से सीढ़ी लगा है, आराम से धाए दे उतरो और जो है डुबकी मारो, है ना। धाए दे उतरो, डुबकी मारो। मान लो इधर से आ रहे हो तो इधर से उतरो, डुबकी मारो। अगर मान लो आप इधर से जा रहे हो तो यहाँ से पहुंचो, सीढ़ी से उतरो, डुबकी मारो, और उसके बाद जाओ, यहाँ कमरा बना हुआ है, कपड़ा बदलो, और उसके बाद जो है जो भी आयोजन हुआ, मेला वगैरह लगा हुआ है, घूमो टहरो, ऐश करो। उसके बाद जब ये इसका काम खत्म हो जाए तो पानी को निकाल के फेंक दो, ताकि जो है इस स्नानागार में काई वगैरह ना जमे। समझ में आई बात? आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को पीछे करो, देखो, समझ में आ जाएगा। ज्ञान की बत्ती जो है इसे भगभगा के खुल जाएगी। समझ में आई बात भैया? तो ये आप देख सकते हो, ये हो गया। तो ये सारी चीजें मैंने बता दिया। आगे इसका जो है आप सभी को स्क्रीनशॉट लेना है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां देखोगे तो यहां जो है समाधान के विषय में बताया जा रहा है। समाधान के विषय में कुछ चीजें कही जा रही हैं। समाधान यानी कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो है उसे दफनाया जाता है, उसी को यहाँ समाधान कहा जा रहा है ना। नहीं तो आप कहो सर आप तो सवा धान बताए हो, सवा अलग हो गया, धान अलग हो गया, तो अलग मत करना भैया। दफनाने की प्रक्रिया के विषय में बताई जा रही है बातें, है ना। तो ये हो गया समाधान। यहाँ आप देखोगे तो एक आदमी जो है दफन किया गया है, उसका हड्डी दिख रहा है, लेकिन आप उसके आसपास देखोगे तो बहुत सारी जो है वस्तुएं आपको दिख जाएंगी। और ये वस्तुएं जो है किस ओर इशारा कर रही हैं, तो यह वस्तुएं जो है इस जीवन से अलग, इस जीवन से परे भी कोई लोक होता है, यानी कि पुनर्जन्म वगैरह पर जो है विश्वास करेंगे। तो ये आप देख सकते हो। यहाँ देखोगे भैया हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को जो है गर्तों में दफनाया जाता था। यहाँ गर्त का मतलब है भैया गड्ढा। क्या भैया? गड्ढा, है ना। तो जो व्यक्ति मृत्यु प्राप्त कर लेता था, उनको भैया ये लोग ले जाते थे, गड्ढे में दफना देते थे। दफनाने के जो है अलग अलग आपको जो है तरीके दिख जाएंगे। कोई कोई होता है भैया ऐसे सीधा का सीधा जो है गड्ढा खोदता है और उसमें जो है लाश को लिटा देता है, और उसके बाद जो है फिर पटरा ऐसे रख देता है, और पटरा रखने के बाद भैया फिर मिट्टी डालता है। और कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे खोद लिए पूरा गहरा सा, और फिर उसके बाद ऐसे जो है बगल में जो है ऐसे खोद देते हैं, और बगल में खोदने के बाद फिर उसको जो है ऐसे बगल में रख देते हैं, और उसके बाद यहाँ जो है लकड़ी वगैरह लगा देते हैं, फिर उसके बाद मिट्टी डाल देते हैं। तो कई तरीके हो सकते हैं, आप सभी ने देखा भी होगा, आप सभी ने जो है अगर गए होंगे तो देखा होगा। तो ये आप देख सकते हो। और फिर उसके बाद जो है यहाँ आप देखोगे
कुछ कब्रों में मृद भांड तथा आभूषण मिले हैं जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्योपरांत प्रयोग किया जा सकता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। इससे यह स्पष्ट होता है चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को दोनों जो है आभूषण पहनते थे। ये हो गया। तो यही चीज कहा जा रहा है कि मृतकों के आसपास से भैया मृदभांड वगैरह भी मिला है और इससे यह स्पष्ट होता है कि मरने के बाद भी जो है अलग से कोई दुनिया है जहां इसको जो है इन चीजों की जरूरत पड़ेगी और इन चीजों की जरूरत पड़ेगी तो ये जो है मटका उठाएगा, पानी पी जाएगा, मटके में कुछ रखेगा, तमाम चीजें आप देख सकते हो। ये हो गया। आगे देखोगे, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। यहाँ भैया कुछ अलग है बात बताई जा रही है, यानी कि जो हड़प्पा वाले हैं वो जो है बहुमूल्य वस्तु जो है दफनाने में विश्वास नहीं रखते हैं, ऐसा एनसीईआरटी लिख रही है, एनसीईआरटी बता रही है। यहाँ भैया आपसे जो है फयांस के विषय में कुछ बात बताई जा रही है। किसके विषय में? फयांस के विषय में। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए जल्दी से। तो फयांस के विषय में क्या जानना है? तो घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ होता था। तो फयांस का निर्माण जो है किससे हो रहा है, ये सबसे पहले आपको जो है जान लेना है। और आप देखोगे भैया फयांस के छोटे पात्र जो है संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। जो फयांस से बर्तन वगैरह बनाए जा रहे हैं वह काफी बहुमूल्य थे, कीमती थे, क्योंकि इन्हें बनाना काफी कठिन था। और भैया कठिन था तो जो चीज कठिन होगी उसकी डिमांड जो है ज्यादा होगी, लेकिन उसको जो है मार्केट में पहुंचाने में कमी आएगी। तो ये आप देख सकते हो तकलियां जो फयांस जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती हैं। तो तकलियां वगैरह भी भैया जो है किससे बनी है? फयांस से। और मैंने जो है 6वीं की एनसीईआरटी में बता दिया था कि तकलियां वगैरह मिल रही हैं, तो तकलियों वगैरह से यह संकेत मिलता है कि ये लोग जो है सूत कताई वगैरह भी करते रहे होंगे। इतना आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखोगे भैया शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनको शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी थी या नहीं थी, उसके विषय में यहां बताया जा रहा है। आप देखोगे भैया चन्हू दड़ो। क्या चन्हू दड़ो जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी, है ना। तो आप देखोगे भैया चन्नू धड़ो जो है वह शिल्प उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र था। आप देखोगे भैया कार्निलियन पत्थर। क्या? कार्निलियन पत्थर यानी कि ये सुंदर लाल रंग के होते थे। कार्निलियन पत्थर जो है ये सुंदर और लाल रंग के होते थे। जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सिलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फयांस और पकी मिट्टी सभी का प्रयोग जो है मनके बनाने में होता था। तो भैया मनका बनाने में किसका किसका प्रयोग हो रहा है? तो जैस्पर हो गया, कार्निलियन पत्थर हो गया, स्फटिक हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, सिलखड़ी हो गया, और इधर पत्थर, तांबा, कांसा, सोना, शंख, फयांस वगैरह आदि का प्रयोग करके मनका बनाया जा रहा है। आदि का प्रयोग करके भैया मनका बनाया जा रहा है। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। इनके कई आकार होते थे जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित। ये हो गया। तो यहां जो है आपको चन्नू दड़ों के विषय में जानना है कि चन्नू दड़ो जो है शिल्प उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहां भैया दिया गया है नागेश्वर तथा बालाकोट।
क्या दिया गया है? नागेश्वर तथा बालाकोट ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित हैं। अब भैया ये दोनों बस्तियां जब समुद्र तट के किनारे स्थित हैं तो आपके दिमाग में तुरंत यह बात आनी चाहिए, तब तो भैया यहां से जो है हमें क्या मिलेगा? शंख मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? शंख मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो, नागेश्वर तथा बालाकोट ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित हैं। ये शंख से बनी धातुओं जिनमें चूड़ियां, करछियां तथा पच्ची कारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं के निर्माण के लिए विशिष्ट केंद्र थे। तो ये किसके केंद्र हैं ये आपको जानते रहना है। अब आप मुझे यह बताओ कि नागेश्वर तथा बालाकोट से शंख वगैरह की प्राप्ति हो रही है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है शंख वगैरह खरीदने के लिए कहां आएंगे? बताओ। सीधी बात है, नागेश्वर तथा बालाकोट आएंगे। तो आपसे जो है इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने बताया कि चन्हू दड़ो जो है यह शिल्प उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो शिल्प उत्पादन से जुड़ी चीजों को अगर लोग खरीदने आएंगे तो कहां जाएंगे? चन्हू दड़ो जाएंगे। समझ में आई बात? तो इसी तरीके से जहां से जो चीज मिल रहा है लोग वहीं उन चीजों को खरीदने जाएंगे। सीधी बात है। जैसे आपको मान लो सब्जी लेना हुआ तो आप जो है मार्केट जाओगे, और मार्केट जो है कहाँ सब्जी मिलती है, किस मार्केट में कपड़ा मिलता है, सबका अलग अलग जो है अपना बना है ना? समझ में आई बात? तो अगर आपको सब्जी लेना होगा तो सब्जी मार्केट में जाओगे, आपको कपड़ा लेना है कपड़ा मार्केट में जाओगे, आपको अन्य चीजें खरीदना है तो अलग मार्केट आप चयन करोगे। तो भैया अगर जो है चन्हू दड़ों से शिल्प उत्पादन का सामान मिल रहा है तो हड़प्पा वासी जो है शिल्प उत्पादन के सामान लाने के लिए कहां जाएंगे? चन्हू दड़ो जाएंगे। सीधी बात है। अगर हड़प्पा वासियों को शंख वगैरह की चीजों को अगर जरूरत पड़ती है, शंख वगैरह की चीजों की जरूरत पड़ती है तो कहां जाएंगे भैया? नागेश्वर जाएंगे, बालाकोट जाएंगे और शंख वगैरह खरीदेंगे और ले जाएंगे और दूसरी जगह बेचेंगे। ये हो गया। और आप देखोगे भैया तो ये लोग जो है व्यापार कहां कहां से करते थे, है ना? व्यापार कहां कहां से करते थे, इसका जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखोगे भैया लाजवर्द पत्थर जो है ये कहां से लाते थे? तो ये लोग जो है बदस्खा की पहाड़ियों से लाते थे। टिन कहां से लाते थे? तो भैया ये लोग टिन जो है बिहार से लाते थे। चांदी कहां से लाते थे? तो चांदी ईरान से लाते थे। सोना कहां से लाते थे भैया? तो सोना जो है कोलार से लाते थे, है ना? सिंधुवासी लोग जो है सोना कोलार से लाते थे। कोलार वही जो रोकी भाई जो है सोना वगैरह खोदता है, तो वही रॉकी भाई वाला जहां सोना खोद रहा है वहीं से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है क्या लाते थे भैया? सोना लाते थे। तो आपका एक फैक्ट जो है आराम से याद हो गया। और भैया सिंधुवासी लोग जो है तांबा कहां से लाते थे? तो तांबा भैया गणेश्वर से लाते थे, खेतड़ी वगैरह से लाते थे। अब भैया यहां दिया गया है कि खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। तो एक फैक्ट जो है आपको यहां से भी मिल गया। और आप भैया यहां देखोगे, यहां लिखा गया है कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। तो यहां आपको जो है लिख डालना है, यहां आपको नोट कर लेना है कि तांबा जो है वह गणेश्वर, खेतड़ी और ओमान से लाते थे हड़प्पा वासी, सिंधु वासी लोग। इतनी बात आप सभी ने समझ लिया होगा। इसका जो है आप सभी को जस्ट स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ेंगे। यहां दिया गया है बाबू मुहरे और मुद्रांकन। कभी कभी आप देखोगे कि हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां लिख दिया जाता है मुद्रा। क्या लिख दिया जाता है भैया? मुद्रा। तो अगर मुद्रा शब्द आवे तो समझ जाना कि मुहरों वगैरह की ही बात की जा रही है। आप मार्केट में देखोगे, मार्केट की क्लासों को देखोगे भैया, तो मुद्रा के नाम पे जो है सिक्का वगैरह के विषय में पढ़ाने लगते हैं लोग। और आप देखोगे यहाँ सिक्के वगैरह का कॉन्सेप्ट जो है दूर दूर तक नहीं आता है।
तो आप समझ सकते हो, आप जो है चीजों को फिल्टर कर सकते हो, है ना। ये हो गया। तो भैया यहां आप देखोगे ये जैसे मान लो एक थैला है। अगर आपने मोहनजोदाड़ो फिल्म देखा होगा तो वहां जो है ऋतिक रोशन जी जो है वो थैले में जो है भर के लेके जाते हैं और ऊपर जो है आप देखोगे तो मिट्टी का जो है लेप वगैरह लगाया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है कि उसी को जो है कचकचा के दबा दिया जाता है। एक तरफ से, दोनों तरफ से दबा दो। और भैया जहां उसे जाना है, अगर उस मुहर पर जो है स्क्रैच वगैरह नहीं आता है, वह मुहर वगैरह नहीं टूटता है, तो समझ लो जो आपने चीजों को अंदर भरा था वह सुरक्षित है। अगर मुहर टूट जाता है या अन्य दिक्कतें आ जाती है तो समझ लेना कि आपने जो सामान भेजा है वह सुरक्षित नहीं है। तो इसीलिए जो है मुद्रांकन किया जाता था, इसीलिए जो है उस पर ठप्पा लगाया जाता था। वही चीज यहाँ लिखा गया होगा। आशा करता हूं आप सभी ने पढ़ लिया होगा। अगर आप पढ़ लेते हो तो मुझे मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, है ना। यहाँ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप जो है थोड़ा सा पढ़िए और जल ग्रहण कर लिया जाए। पढ़िए एक बार। यहां आप देखोगे तो यहां दिया गया है, मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला स्थान से यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया, उसका मुख जो है रस्सी से बांध दिया गया और गांठ पर जो है थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मुहरों से दबा दिया गया, जिससे जो है मिट्टी पर मुहरों की छाप पड़ गई। आप जो है इस तरह से देख सकते हो। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक भैया मुद्रांकन यानी कि ठप्पा जो है अक्षुण रहा यानी कि लगा रहा, तो इसका अर्थ है कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं हुई है। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता है, यानी कि मुद्रांकन से यह भी पता चल जाता है कि किस व्यक्ति ने जो है इसे भेजा है। तो ये आप देख सकते हो। और भैया जो है इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले डालो, फिर हम लोग जो है बाटों के विषय में भी पढ़ाई कर लेते हैं। तो बाटों के विषय में हमें क्या पढ़ना है भैया, ये आप देख सकते हो। ये आपके सामने छोटू से लेकर बड़े बड़े बाट इसीलिए लगा दिए जाते हैं कि आप जो है देख कर भी जो है चीजों को अच्छे से समझ सकते हो, है ना। जैसे आप अपने घर में रहते हो तो घर में जो जो चीजें रखी जाती हैं आप आसानी से जो है वहां से ढूंढ लेते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जो है चित्रों को आप जो है बार बार चीजों को देखते हो। तो उसी प्रकार से जब आप चित्रों को देखते हो तो इससे जो है एक अलग इफेक्ट पड़ता है। चीजें जो है काफी देर तक आपके माइंड में बनी रहती हैं, आपको याद रहती हैं। तो इसी प्रकार से जो है अगर बार बार आप रिवीजन करते हो तो आपका जो है अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा, है ना। आपकी चीजें और भी अच्छी हो जाएंगी। इसीलिए कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर परत निशान। यानी कि अगर पत्थर की सिल पर जो है बार बार रस्सी आएगी जाएगी तो सिल पर निशान जरूर पड़ जाएगा। भले ही सिल ना कटे लेकिन निशान तो जरूर पड़ जाएगा। तो इसीलिए ही कहा गया है। यहाँ भैया देखोगे विनिमय जो है बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट जो है सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। यहाँ भी आपको नोट रखना है। मान लो एग्जामिनर जो है थोड़ा खुरापात करे और आपसे कह दे कि हड़प्पा सभ्यता में जो बाट होते थे वह चर्ट नामक धातु से बनाए जाते थे, तब आपको क्या करना है, एग्जामिनर को सीधा सीधा प्रणाम करना है। दंडवत प्रणाम करो या साक्षात प्रणाम करो, कैसे भी प्रणाम करो और कहो कि एग्जामिनर महोदय, मैंने बाकायदा जो है चित्रों के साथ पढ़ा है कि चर्ट जो है एक पत्थर है ना कि धातु। तो इसका आकार आप देख सकते हो बनाए जाते थे और आम तौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित होते थे। आप यहां देखोगे भैया तो कोई भी निशान इसमें नहीं है, कोई भी निशान वगैरह नहीं है, देख सकते हो। घनाकार होते थे, इनका आकार भी आप जो है घन के समान देख सकते हो। धातु से बने तराजू के पलड़े भी जो है हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं, ऐसा एनसीईआरटी कह रही है और आप जो है इससे नोट रख सकते हो।
आगे बढ़ोगे बच्चा तो आगे भी यहाँ जो है कुछ बातें कही जा रही हैं और वह बातें हैं महलों के विषय में। आप यहाँ देखोगे प्रासाद, प्रासाद का अर्थ होता है भैया महल। क्या होता है? महल। आपने एक पंक्ति सुना होगा, प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। इसी पर और याद आ गया, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है एक से एक प्रखर गुण है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। तो अगर आप जो है अपने सपने के लिए संघर्ष ही नहीं करोगे तो आपको आपका सपना जो है कैसे प्राप्त होगा, है ना? आपका ड्रीम जो है आपको कैसे मिलेगा? आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, आपको उसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। तो प्रासाद यानी कि महल, शासक यानी कि राजा। तो यहां कहा जा रहा है, पुरातत्वविदों ने मोहनजोदाड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी, परंतु इससे संबंध कोई भी भव्य वस्तुएं नहीं मिली हैं। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी और यह नाम जो है आज भी प्रचलित है। यानी कि एक ठो बड़ा सा महल दिखा, एक ठो बड़ा सा घर दिखा, तो इतिहासकारों ने कहा कि भैया ये जो है घर वर नहीं है, ये जो है महल है। लेकिन फिर दूसरे इतिहासकारों ने कहा भैया अगर ये महल है तो महल से जुड़ी चीजें भी मिलनी चाहिए। महल में राजा होता है, राजा का बिटुआ राजकुमार होता है, राजा की बिटिया राजकुमारी होती है, राजा की पत्नी रानी होती है और रानी के पास अच्छे अच्छे गहने होते हैं, शासक वगैरह होते हैं, सेनापति वगैरह होता है, कवच वगैरह होता है, तलवार वगैरह होता है। तो ये सारा कुछ यहाँ मिलबे ना किया, तो ऐसे में जो है यह जो है क्या हो गया, खारिज कर दिया गया, है ना। आगे जल्द ही जो है मैं स्टैंडर्ड क्लासों को कराने वाला हूं, उसमें जैसे मैं सिंधु घाटी सभ्यता को अगर पढ़ा रहा हूं तो A to Z सारी चीजों को मैं कवर कर दूंगा जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। समझ में आई बात? और जैसे मैं मान लो आधुनिक भारतीय इतिहास में कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो उसको जीरो से लेकर जितने भी परीक्षा में क्वेश्चन बनने लायक गुंजाइश रहेगी, सारे के सारे बिंदुओं को जो है मैं इकट्ठा करके पढ़ा डालूंगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से भी हम लोग चीजों को देखने वाले हैं। तो इतनी बात आपने सभी ने समझा। यहां देखोगे कुछ पुरातत्वविद जो है इस बात के हैं, इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे तथा सभी की जो सामाजिक स्थिति है वह समान थी। दूसरे पुरातत्वविद जो है यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग शासक होते थे। इतनी बात को आप सभी ने समझा या नहीं? अगर नहीं समझा है तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास जब हम लोग लेकर आएंगे तो यहीं से जो है अपनी चर्चा को फिर से शुरू करेंगे।